हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे भारत की स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में। साथ ही जानेंगे स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं और जानेंगे यह योजना या कार्यक्रम कब आरंभ हुए और इनका उद्देश्य क्या था। साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देश में सभी प्रमुख बीमारियों को उन्मूलित करने तथा स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोगिक योजनाओं के तहत अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और केंद्र द्वारा आर्थिक व तकनीकी सहायता प्राप्त इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पंचायती संस्थाओं, गैर सरकारी संगठन तथा निजी क्षेत्र के उद्यमों का सहयोग भी ले रहा है और सरकार द्वारा चलाए जा रहे इन कार्यक्रमों के कारण कुष्ठ रोग, पोलियो, नवजात शिशुओं के टेटनेस और आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों का समूल नष्ट करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। चेचक रोग देश में पूर्णतः उन्मूलन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य संक्रमण व गैर संक्रामक बीमारियों के उन्मूलन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में कुछ कार्यक्रमों और योजनाओं का विवरण इस प्रकार है। तो कार्यक्रम है, पहले हम जानेंगे प्रमुख कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम यह आरंभ हुआ। फाइलेरिया नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने 1995 में राष्ट्रीय फाइलेरिया कार्यक्रम की शुरुआत की। तो दोस्तों, हमारे लिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि यह कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो आपको याद रखना है 1995 में राष्ट्रीय फाइलेरिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इसका मच्छर पर्याप्त जल भराव वाले क्षेत्रों, नालियों, गड्ढों के प्रदूषित जल में पनपते हैं। फाइलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के शरीर, जननांगों में सूजन आ जाती है। पाँव में अत्यधिक सूजन आ जाने के कारण से फील पाँव रोग भी कहा जाता है। फाइलेरिया से मौत नहीं होती, लेकिन शारीरिक कष्ट व अपंगता पैदा हो सकती है। इस रोग के निवारण के लिए रोगग्रसित क्षेत्रों से सभी व्यक्तियों को डाई एथाइल कार्बोमाइजिन नामक औषधि दी जाती है और यह रोग 20 राज्यों के लगभग 250 या 250 जिलों में विशेष रूप से पाया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है सभी प्रभावित राज्यों में फाइलेरिया क्लिनिकों की स्थापना की गई, जिसके द्वारा लार्वा नष्ट करने का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान के अधीन 3 गोत्रीय प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र कालीकट, राजमुंदरी व वाराणसी द्वारा फाइलेरियोलॉजी में प्रशिक्षण दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि विश्व स्तर पर वर्ष में एक बार सामूहिक रूप से फाइलेरिया निरोधी दवा पिलाकर 2020 तक इसे उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। अगला कार्यक्रम है राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। आरंभ भारत में राष्ट्रीय मलेरिया कार्यक्रम 1953 में शुरू किया गया था और बाद में 1958 में इसे राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में बदल दिया गया। अप्रैल 1977 से राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम संशोधनों के कुछ साथ पुनः लागू किया गया तथा इसको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से जोड़ दिया गया। इसका उद्देश्य यह कार्यक्रम देश का बृहद और बहुआयामी कार्यक्रम होने के साथ साथ किसी भी संक्रामक रोग के विरुद्ध चलाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। पूर्वोत्तर के राज्यों और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के जनजाति बहुल क्षेत्रों में मलेरिया के मामलों की संख्या अधिक है और कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 1994 से पूर्वोत्तर राज्यों को 100% सहायता दी जा रही। अगला कार्यक्रम है राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम। आरंभ भारत सरकार ने 1962 में इस रोग को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया तथा आगे चलकर 1992 में संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम
की शुरुआत की गई। 1997 से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशासित प्रत्यक्ष निगरानी उपचार अल्पावधि रसायन चिकित्सक शुरू किया गया। रसायन चिकित्सा शुरू की गई, जिसको डॉट प्रणाली भी कहते हैं। तपेदिक या टीबी एक फेफड़ों से संबंधित बीमारी है जो माइक्रो बैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है। इसका संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक श्लेष्मा अथवा थूक द्वारा आसानी से पहुंच जाता है और विश्व में तपेदिक संक्रमण के मामलों में भारत का 5वां स्थान था। हर साल देश में टीबी के लगभग 18 लाख नए मामले आते हैं, जिनका प्रमुख कारण निर्धनता, पर्यावरणीय स्वच्छता का अभाव तथा कुपोषण है। उद्देश्य: राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य संक्रामक समुदाय के टीबी मामलों के शीघ्र निदान और जल्दी इलाज द्वारा इस रोग के संचरण की मात्रा में कमी लाना है। इस कार्यक्रम के परिणाम आशाजनक रहे हैं तथा उपचार का औसत 85% तथा मृत्यु दर 5% तक घट गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर के सभी 6 रोगियों की स्थिति की मासिक रिपोर्ट का संग्रहण राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान बेंगलुरु द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त संस्थान उन क्षेत्रों के क्षय रोगियों की स्थिति पर भी नजर रखता है जहां कार्यक्रम का लाभ नहीं पहुंच रहा है। अगला कार्यक्रम है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। तो आरंभ हुआ 1986 में भारत के तमिलनाडु राज्य में पहली बार 6 महिला एड्स रोगियों की पहचान की गई। इसके बाद HIV संक्रमण के महामारी की गंभीर आशंका को देखते हुए 1987 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य है 1992 में विश्व बैंक की सहायता से एक व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई, जिसके 3 चरण पूरे हो चुके हैं। कार्यक्रम का पहला चरण NACP फर्स्ट का आरंभ 1992 से 1997 तक था, जिसके बाद 1999 तक बढ़ा दिया गया और कार्यक्रम का दूसरा चरण 1999 से 2007 तक के लिए था। जुलाई 2007 में NACP का तृतीय चरण शुरू हुआ। इस चरण का लक्ष्य देश में रोकथाम, देखभाल, सहायता एवं उपचार के कार्यक्रमों को एकीकृत करके भारत से इन महामारी को समाप्त करना था। इस कार्यक्रम में 4 रणनीति बनाई गई जो इस प्रकार हैं। पहला, उच्च जोखिम समूह और सामान्य जनसंख्या में नए संक्रमण को रोकना, HIV या एड्स से पीड़ित लोगों की व्यापक देखभाल, सहायता एवं उपचार प्रदान करना, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर रोकथाम, सहायता एवं उपचार के कार्यक्रम के लिए आधारभूत ढांचे प्रणाली एवं मानव संसाधनों की व्यवस्था करना, और चौथा, राष्ट्रीय सूचना प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाना। 1992 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत रक्तदान से होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए 1997 से ब्लड बैंकों के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया तथा पेशेवर रक्तदाताओं से रक्त एकत्र करने को गैरकानूनी घोषित किया गया। NACO एड्स की मॉनिटरिंग के लिए प्रतिवर्ष सर्वेक्षण करवाता है। विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो भारत के विभिन्न राज्यों में इस बीमारी की संक्रमण दर एक समान नहीं है। भारत के 6 राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड ऐसे हैं जहां तीव्र संक्रमण गति औसत है। भारत के शेष राज्यों को 2 अन्य वर्ग में रखा गया। पहला, संक्रमण की अधिक संभावना वाले राज्य तथा दूसरा, संक्रमण की कम संभावना वाले राज्य। अगला कार्यक्रम है राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। आरंभ देश में 1955 से
केंद्र सरकार द्वारा कुष्ठ रोग नियंत्रण के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 1983 में इसका नाम राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया। उद्देश्य, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में कुष्ठ रोग की समस्या को समाप्त करना है। देश ने यह लक्ष्य 2005 में प्राप्त कर लिया और प्रति 10,000 की आबादी पर मार्च 2009 में मरीजों की संख्या 0.72% रह गई। देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इस कार्यक्रम से बड़े पैमाने पर समन्वित शैक्षिक अभियान चलाकर लोगों में जागरूकता पैदा करना, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कार्यक्रमों को इस रोग के उपचार का प्रशिक्षण देना तथा कुष्ठ रोग के छिपे हुए मामलों का पता लगाना आदि प्रयास किए जा रहे हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुष्ठ रोग के उपचार के लिए बहुऔषधि चिकित्सा प्रणाली को अपनाया गया। यदि बीमारी के प्रारंभिक चरण में उपचार शुरू कर दिया जाए तो रोग का पूर्णतः निदान हो जाता है। केंद्र सरकार कुष्ठ रोगों का पता लगाने तथा उपचार में लगे स्वयंसेवी संगठनों राशि उपलब्ध कराती है। साथ ही अनुदान को ही सरकार कुष्ठ रोगों को मुफ्त बहुऔषधि चिकित्सा प्रदान करती है। इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू रोगियों का पुनर्वास भी है। लगभग 32 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से कुष्ठ रोग समाप्त हो गया है, जबकि 3 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश बिहार, छत्तीसगढ़, दादर एवं नगर हवेली में कुष्ठ रोग की संख्या कम रह गई है। अगला कार्यक्रम है राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम। आरंभ, केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तीय सहायता प्राप्त राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में शुरू किया गया। उद्देश्य, इस कार्यक्रम का उद्देश्य दृष्टिहीनों को पहचान कर उनका उपचार करना, नेत्र देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए मानव संसाधन का विकास करना, प्रत्येक जिलों में व्यापक नेत्र देखभाल सुविधाओं का विकास करना आदि है। नेत्र देखभाल में स्वैच्छिक संगठनों, निजी चिकित्सकों की सहभागिता प्राप्त करना, सेवा गुणवत्ता में सुधार लाना, नेत्र देखभाल के बारे में लोगों को जागरूक करना आदि उल्लेखनीय है। दृष्टिहीनता के मुख्य कारण मोतियाबिंद 62.6%, आवर्तक त्रुटि 19.7%, ग्लूकोमा 5.8%, पोस्ट एम सेगमेंट डिसऑर्डर 4.7%, सर्जिकल जटिलता 1.2% आदि है। इन कारणों को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान NPCD कार्यक्रम के अंतर्गत दृष्टिहीनता के निवारण व रोकथाम के लिए निम्नलिखित कार्यतियाँ अपनाएंगी। पहला, मोतियाबिंद के अलावा डायबिटीज़, रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, विट्रो रेटिनल आदि के उपचार इत्यादि को शामिल करके नेत्र परिचर्या कार्यक्रम को व्यापक बनाने के लिए सहायता की व्यवस्था। दूसरा, सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से नेत्र देखभाल सेवाओं को सुधार लाना। तीसरा, 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए नेत्र शिविरों का आयोजन, जिसमें शल्य क्रिया के माध्यम से उनकी दृष्टिहीनता में कमी लाना। चौथा, स्वास्थ्य कर्मियों की दक्षता में सुधार लाने तथा उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना। पांचवा, नेत्र परिचर्या संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष नेत्र दान जागरूकता पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर और विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर का दूसरा गुरुवार मनाया जाए। अगला कार्यक्रम है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। आरंभ, यह कार्यक्रम 1983 में शुरू किया गया। उद्देश्य, इसके उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है भविष्य में मानसिक रोगियों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, मानसिक स्वास्थ्य सेवा विकास में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान, स्वास्थ्य देखभाल में कुशलता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 1000 की जनसंख्या में से 20 व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से मानसिक बीमारी से पीड़ित होते हैं। देश में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार मानसिक और व्यवहारिक विकृतियों की दर शहरी क्षेत्र में 80.6% और
ग्रामीण क्षेत्रों में 48.9% है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 1996 से जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम सामुदायिक आधार पर शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सा विद्यालयों के मनोचिकित्सा विभागों को अत्याधुनिक चिकित्सा प्रणाली से युक्त किया जा रहा है तथा शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही। यद्यपि मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मनोचिकित्सकों की काफ़ी कमी है, जिसका कारण मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में काफ़ी कठिनाई आ रही है। अगला कार्यक्रम है खाज या चर्म रोग। खाज या चर्म रोग उन्मूलन कार्यक्रम आरंभ 1996-97 में उड़ीसा के कोरापुट जिले में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उद्देश्य है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के जनजातीय इलाकों में इस बीमारी की रोकथाम करना है। इस कार्यक्रम के नियोजन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान को नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा असम 10 राज्यों के चर्म रोग उन्मूलन कार्यक्रम की रणनीति बनाई गई, जो इस प्रकार है। पहला, बीमारी के मामलों का पता लगाना, रोगियों की पहचान करना, निगरानी करना तथा इसके बारे में अफवाहों की जानकारी देना। रोगियों तथा उसके संपर्क में आने वाले बालों का उपचार करना, बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण तथा जनशक्ति का विकास करना, सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों का संचालन करना। चर्म रोग उन्मूलन कार्यक्रम के कारण 2004 के बाद चर्म रोग का एक भी मामला सामने नहीं आया है। 9 दिसंबर 2006 को स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय ने भारत में चर्म रोग की समाप्ति की घोषणा कर दी थी। इसके बाद सर्वे करने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि इस बात की पुष्टि हो जाए कि देश की महामारी वाले क्षेत्रों में चर्म रोग का संक्रमण रुक गया है। उल्लेखनीय है कि चर्म रोग एक जीवाणु जनित अति संक्रामक रोग है। अगला कार्यक्रम है गिनी वर्म उन्मूलन कार्यक्रम या GWEP। आरंभ 1983-84 में भारत सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की तथा कार्यक्रम के बारे में योजना बनाने, उसमें तालमेल, दिशा निर्देश और मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान को नोडल एजेंसी बनाया गया। इस कार्यक्रम को शुरू करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। उद्देश्य, गिनी कृमि उन्मूलन हेतु चलाए गए इस कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप देश से यह रोग पूरी तरह समाप्त हो गया है। 1996 में देश में गिनी कृमि रोग का आखिरी मामला दर्ज किया गया था। 1999 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दल ने भारत का सर्वेक्षण करने के बाद 15 फरवरी 2000 को भारत को कृमि से मुक्त देश घोषित करने का प्रमाण पत्र दिया। अगला कार्यक्रम है कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। आरंभ 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने एक नई पहल के रूप में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक के नियंत्रण व रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम गैर संचारी रोगों के असर को कम करने तथा इनके द्वारा होने वाले आर्थिक नुकसान को रोकने के उद्देश्य से क्रियान्वित किया गया। उद्देश्य है NPPCDCS कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला है आम गैर संचारी रोगों के शीघ्र निदान और प्रबंधन की व्यवस्था करना। दूसरा, लोगों के व्यवहार तथा जीवन शैली में परिवर्तन लाकर सामान्य गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण। इन गैर संचारी रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए स्वास्थ्य परिचर्या के विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण करना। चौथा, चिकित्सकों, पराचिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ को गैर संचारी रोगों के बढ़ते हुए भार का सामना करने के लिए प्रशिक्षित करना।
कार्यक्रम की दीर्घकालीन स्थिरता के लिए भारत सरकार द्वारा मास मीडिया, सामुदायिक शिक्षा और पारस्परिक संचार के माध्यम से लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लोग अपने व्यवहार एवं जीवन शैली में परिवर्तन लाकर इन गैर संचारी रोगों से सुरक्षित रख सकें। अगला कार्यक्रम है जापानी एन्सेफेलाइटिस प्रतिरक्षण कार्यक्रम। आरंभ यह एक जिसके नियंत्रण के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 2006 में केंद्र सरकार ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए 5 राज्यों बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल के 11 जिलों में 1 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया है, जिसे अब सार्वजनिक रोग प्रशिक्षण कार्यक्रम का अभिन्न अंग बना दिया गया। उद्देश्य है कि इस रोग का विषाणु धान के खेतों और पानी वाले क्षेत्रों में पनपता है, जबकि इस विषाणु को फैलाने वाले मच्छर मैदानों में रहते हैं, जिससे इस पर नियंत्रण पाना बेहद मुश्किल होता है। और इस रोग का सर्वाधिक प्रकोप असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा में है। वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश में यह बीमारी महामारी के रूप में प्रकट हुई। इसके नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने रोगी परिचर्या, देसी वैक्सीन का विकास, संदिग्ध रोगियों की निगरानी, रोगियों के रक्त स्तर की जांच संबंधी कार्यक्रम चलाए। इन सभी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाती है। अब जानते हैं स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं। अभी कार्यक्रम जाने थे, अब जानते हैं प्रमुख योजनाएं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम परिवारों को सुलभ, वहनीय और उत्तरदायी गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ने 12 अप्रैल 2005 को इस मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के अंतर्गत देश के 18 राज्यों बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में शामिल किया गया है। उद्देश्य है, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य आसान, किफ़ायती, प्रभावी तथा भरोसेमंद प्रारंभिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। ये सेवाएं खास तौर से गरीबों और समाज के दुर्बल वर्गों को उपलब्ध कराई जाती हैं। मिशन के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए बेहतर अस्पताल सेवा तैयार की जाए तथा इस मिशन में शामिल राज्यों के सभी गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार तथा पंचायतों में ग्रामीण स्वास्थ्य समितियों की स्थापना की जानी है। ग्रामीण स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से प्रत्येक गांव के स्वास्थ्य योजना का कार्यान्वयन इसके अंतर्गत किया जा रहा है। मिशन के अंतर्गत समुचित हाइजीन, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन तथा स्वच्छ पेयजल की सुविधाओं का समन्वय किया गया है। राज्यों के प्रत्येक ब्लॉक में 24 घंटे खुलने वाले अस्पताल की स्थापना भी इस मिशन का अभिन्न अंग है। इस मिशन के लिए एक समेकित कोष का गठन किया गया, जो ग्राम स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को एक इकाई मानते हुए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराता है। अगला है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। तो शहरी आबादी और विशेष रूप से शहरी गरीबों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन योजना आरंभ की। यह उप मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत है, जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 2013 में की गई। उद्देश्य है मातृत्व मृत्यु दर 1/100 जीवित जन्मों पर लाना, शिशु मृत्यु दर 25/100 जीवित जन्मों पर लाना, कुल प्रजनन दर को 2.1 पर लाना। चौथा, 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया की कमी व रोकथाम करना, संचारी और गैर संचारी रोगों से
होने वाले रुग्णता को कम करना तथा इससे होने वाली मृत्यु दर को रोकना। कुल स्वास्थ्य देखभाल पर घरों के होने वाले खर्चों में कमी लाना। वार्षिक आधार पर तपेदिक की होने वाली घटनाओं तथा मृत्यु दर में कमी करना। कुष्ठ रोग की व्यापकता को कम करके 1/100 आबादी पर लाना तथा सभी जिलों में इसकी घटना को 0 के स्तर पर लाना। मलेरिया की वार्षिक घटनाओं को 1/100 पर लाना। सभी जिलों की फाइलेरिया के प्रसार को 1% से नीचे लाना। और 2015 तक कालाजार का उन्मूलन किया गया तथा ब्लॉकों में प्रति 10,000 की आबादी पर 1 के स्तर पर लाया गया। अगला है जननी सुरक्षा योजना। तो यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अप्रैल 2005 में शुरू की गई और गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव की एक योजना है। इसका उद्देश्य है कि इस योजना का उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को प्रसव की संस्थागत सुविधा प्रदान करना ताकि शिशु और मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाया जा सके। 100% केंद्रीय सहायता प्राप्त इस योजना के अंतर्गत 19 वर्ष स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा के साथ साथ नगद सहायता देने का भी प्रावधान है। गरीब गर्भवती महिलाओं पर केंद्रित तथा योजना के अंतर्गत बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उड़ीसा तथा जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इन राज्यों में संस्थागत प्रसव सुविधा का लाभ उठाने की दर कम है और इस योजना में प्रसव कराने वाली स्वास्थ्य सेविका को 200 रुपये से लेकर 800 रुपये तक की राशि भी दी जाती है। अगला है आशा योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत यह योजना 2005 में शुरू की गई। उद्देश्य है इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं की स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए प्रत्येक गांव में स्थानीय स्तर पर एक आशा कार्यकर्ती की तैनाती का प्रावधान। वंदे मातरम योजना, इसका आरंभ 2004 में किया गया और उद्देश्य है इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को बच्चों के जन्म से पूर्व एवं पश्चात प्रत्येक माह निश्चित तारीख को परामर्श एवं स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह निःशुल्क रूप में उपलब्ध कराई जाती है और यह सेवा निजी क्षेत्र के चिकित्सक द्वारा सरकारी निर्देश के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती है। अगला है इंदिरा गांधी मातृत्व योजना। 20 अक्टूबर 2001 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के दूर दराज इलाकों में जच्चा बच्चा को ठीक ढंग से देखभाल करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। उद्देश्य था इस योजना का आरंभ 52 जिलों में शामिल किया गया था। योजना के तहत जिसमें लगभग 14 लाख गर्भवती और नवजात शिशु वाली महिलाओं को लाभ दिया गया था। अगला है स्वास्थ्य घर योजना। तो पहले से संचालित प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मलिन बस्तियों के निवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को 100% उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने वर्ष 2002 में इस योजना की शुरुआत की थी। उद्देश्य है योजना के अंतर्गत शहरी मलिन बस्तियों में प्रत्येक 1000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य घर खोला गया है। इस स्वास्थ्य घर में स्थानीय निवासियों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह योजना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाई जा रही है। योजना के अंतर्गत चुने हुए गैर सरकारी संगठनों को सरकारी चिकित्सा सुविधाओं और जन समुदाय के बीच सेतु के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये संगठन शहरी मलिन बस्तियों, अस्थायी झोपड़ियों और शहर के बाहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच सर्वेक्षण करके स्वास्थ्य विभाग को न केवल उनकी चिकित्सा संबंधी ज़रूरतों से अवगत कराएगा बल्कि उन लोगों को भी सरकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी देंगे। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो केंद्र सरकार ने निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2007 में
इस योजना की शुरुआत की थी और उद्देश्य था योजना के अंतर्गत लक्षित व्यक्तियों को एक स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाता है और स्मार्ट कार्ड धारक को सभी सार्वजनिक एवं कुछ चुने हुए निजी अस्पतालों में 30,000 रुपये तक की चिकित्सा सेवा मुफ्त प्रदान की जाती। बीमा की राशि का 75% केंद्र सरकार तथा 25% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अगला है योजना का विस्तार। आरंभ वित्त वर्ष 2013-14 के बजट प्रस्तावों में रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी चालकों, सफाई कर्मियों, कूड़ा बीनने वालों और खनन मजदूरों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था। उद्देश्य है इस परियोजना में लागू हो जाने से रिक्शा वालों एवं अन्य श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा के लाभ दिया जा रहा है और इस योजना को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। अगला है मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम। यह कार्यक्रम प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग के रूप में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न उपायों के माध्यम से 2010 तक मातृत्व मृत्यु दर को 100 से कम करना था। यह उपाय आवश्यक प्रसूति संबंधी सेवाएं हैं, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मातृत्व सेवा प्रदान करना है। गर्भवती महिलाओं का शुरू में ही पंजीकरण करवाया जाता है ताकि किसी भी परेशानी या जटिलता की स्थिति में जीवन रक्षक उपाय किया जा सके और इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित प्रसव के लिए सुदूरवर्ती क्षेत्रों की दाइयों को प्रशिक्षित किया जाता है। अगला है बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। काहिरा में 1994 में संपन्न जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन में स्वीकृत योजना के आधार पर 15 अक्टूबर 1997 को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को शुरू किया गया तथा 1 अप्रैल 2005 को इस कार्यक्रम का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में उन सभी मुद्दों को शामिल कर लिया गया जो शिशुओं एवं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की अकाल मृत्यु का कारण बनता है। उद्देश्य है प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वितीय का मुख्य उद्देश्य मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर तथा संपूर्ण प्रजनन दर जैसे अहम संकेतकों में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 से 12 तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार परिवर्तन लाना है। इस कार्यक्रम को कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखकर दोबारा तैयार किया गया तथा ये सिद्धांत सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से अपनाए गए और इस कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला है नवजात शिशुओं के जन्म पर माताओं के स्वास्थ्य को प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा देखभाल का दायरा बढ़ाना, समग्र IMNCI दृष्टिकोण अपनाते हुए 2010 तक निवारणात्मक, प्रोत्साहनात्मक व उपचारात्मक प्रयासों के पैकेज को लागू किया गया। इसके लिए टीकाकरण सुविधा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम भी है। अगला है परिवार कल्याण कार्यक्रम। यह आरंभ हुआ भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को 1952 में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया गया। भारत इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश। 1977 में परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य माँ और शिशु की स्वास्थ्य की देखभाल करना तथा नियोजन सेवाएं उपलब्ध कराना है। उद्देश्य है इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन्म तथा मृत्यु दर दोनों में कमी लाना तथा अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप जनसंख्या को स्थिर रखना है। इस कार्यक्रम में नियोजन के प्रमुख तरीके हैं बांध्यकरण, अंतर्गर्भाशय उपाय तथा गर्भ निरोधक गोलियां तथा IUD का मुफ्त वितरण। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दंपतियों को यह समझाया जाता है कि वे गर्भ निरोधकों का प्रयोग करके अपने बच्चों के बीच कितने वर्ष का अंतर
रख सकते हैं। इसके अलावा माँ एवं बच्चे की स्वास्थ्य की देखभाल, उनके पोषक आहार, साक्षरता दर में सुधार, लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार और व्यापक स्तर पर टीकाकरण आदि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अभिन्न अंग हैं। ये समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश भर में स्वास्थ्य उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का विशाल ढांचा तैयार किया है। परिवार कल्याण कार्यक्रमों को राज्य सरकारें लागू करती हैं, जिसके लिए 100% वित्तीय सहायता भारत सरकार प्रदान करती है। अगली योजना है परिवार नियोजन बीमा योजना। आरंभ परिवार नियोजन के स्थायी तरीकों को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के उपाय के रूप में 1981 से केंद्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है। उद्देश्य है बांध्यकरण कराने वाले को उस दिन के वेतन के नुकसान की प्रतिपूर्ति की जा सके जिस दिन उन्होंने बांध्यकरण के लिए चिकित्सा सुविधा ली थी। इसके अलावा बांध्यकरण कराने वाले को उनकी मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में उसके नमिती को या नॉमिनी को सरकार द्वारा अनुग्रह राशि भुगतान किया जाता है। अगला है पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान। आरंभ विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्ष 1988 के संकल्प के अनुरूप भारत में पोलियो को समाप्त करने के लिए 1995 से राष्ट्रव्यापी पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें 0 से 3 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया था। उद्देश्य इस कार्यक्रम के अंतर्गत पोलियो उन्मूलन की गति को तेज करने के लिए 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को 2 बार निराधार केंद्रों पर पोलियो की दवा पिलाई जाती थी, किंतु 1999 से 2000 से निर्धारित केंद्रों के अलावा 2 से 3 बार घर घर जाकर पोलियो वैक्सीन की एक खुराक पिलाई जाती है। इस कदम में पोलियो उन्मूलन अभियान का कवरेज 2 से 3 करोड़ बच्चों तक बढ़ गया। पल्स पोलियो उन्मूलन रोग प्रतिरक्षण अभियान के कारण देश में पोलियो के रोगियों की संख्या कम करने में सफलता प्राप्त करने वाले 3 टाइप के पोलियो में से वर्ष 1999 में टाइप 2 पहले से ही उन्मूलन कर दिया गया। मार्च 2013 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। अब जानते हैं साथ ही मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाएं। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। इस योजना का प्रारंभ मई 2006 में किया गया था। इसका उद्देश्य एससी तथा एसटी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यह योजना 91 पिछड़े विकास खंडों एवं आदिवासी विकास खंडों में क्रियान्वित है। अगला है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। इस योजना का प्रारंभ 25 सितंबर 2004 को किया गया था। इसके अंतर्गत बीपीएल, एससी और एसटी के लिए शासकीय अस्पतालों में प्रतिवर्ष 30,000 रुपये तक का निःशुल्क इलाज कराया जाता है। अगला है मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। यह योजना प्रारंभ जुलाई 2011 में किया गया। इसके अंतर्गत 15 वर्ष तक के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क उपचार प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना। इस योजना का प्रारंभ 17 नवंबर 2012 जबलपुर के शासकीय अस्पताल से किया गया था। इसके अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को राज्य के समस्त शासकीय जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक केंद्रों से दवाइयों का वितरण करवाना है। इस योजना के माध्यम से विभिन्न बीमारियों की 147 दवाएं प्रदेश के 1595 औषधि वितरण केंद्रों से वितरित की जा रही हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।